आज एलएलएस का रिजल्ट आना है फर्स्ट सेमेस्टर का। बताया तो तुमने लास्ट टाइम। 54 बच्चे फेल हुए हैं। एक मेरे रैंक पेरेंट मतलब जिन्होंने मेरे को क्लाट के लिए पढ़ाया था वही फेल हो गए थे। वो भी उनका रीज़न था कि उनको बहुत कोचिंग्स ने, क्योंकि उनकी ऑल इंडिया रैंक 10 थी, वो पढ़ा ही रहते हैं एनएलआईटी वगैरह में, तो छाप रहते प्रॉपर 40-50 के ऐसे ही। लगा नहीं पढ़ना है। करते हैं। अभी देखो, अभी डिस्कस सबने दिया था एलपीटी का। सबने दिया था। तो अब साथ में नहीं कर पाएंगे, अपलोड करना पड़ेगा पीछे। तो सीपी का क्या पढ़ रहे हो तुम लोग? क्या लिखा है? मतलब तुमने तो डेमो सारे कोचिंग्स के देखे होंगे। अभी देखते हैं कौन सा, लाइक सेक्शन कौन सा। गलत हो गया। तुम लोगों ने कौन सा लगाया कल मॉक? मॉक रोज लगा लो प्लीज। आराम से मिल जाता है टेली पे। बूट कैंप वाले पेपर या तो तुम्हारे देखो, बूट कैंप वाले लगाने वाले होते नहीं ऐसे। वो तुम्हारा मोराल डाउन करने के लिए कभी कभी होते हैं। बहुत गंदा जाता है पेपर। उसमें मेरे मिनिमम गया था एक बार, जो आज तक कभी नहीं गया था बूट कैंप में। 45। नहीं तो मैं क्या जुलाई से रोज मॉक दे रही थी? हाई, मैं जुलाई से रोज मॉक दे रही हूँ। तुम लोग रोज मॉक नहीं दे रहे, तुम लोग का क्या कंपैरिजन बताओ? मॉक रोज दो तो हुआ ना, इक्वल फुटिंग नहीं हो पाती। मेरे को मजा आती थी मॉक देने में। पढ़ना नहीं पड़ता था, आ भी जाता था। क्योंकि क्लास में ऐसे तुम नहीं भी पढ़ोगे, तुम्हें हमारा टॉपिक नहीं पता है, तभी तुम रीडिंग तो तुम्हारी तब भी स्ट्रांग होनी चाहिए ना, कि कल को कोई गंदा से आर्बिट्रेशन आ गया तो क्या कर लोगे तुम। एक सेकंड। मर्डर कल्पेबल होता हो गया, तो बस थोड़ा सा क्राइम बचा है। सर ने देखो तुम लोग को कुछ फॉरवर्ड किया है क्या? एक बार चेक करो। ग्रुप पे सर ने कुछ फॉरवर्ड किया होगा। आया है क्या कुछ? एक पीडीएफ आया होगा और एक प्रॉपर इमेज टाइप का कुछ आया होगा, उसमें मैच द फॉलोइंग होगा। पहले मैच द फॉलोइंग खुद से ट्राई करना एक बार। ये वर्ड्स आने चाहिए, सारे वर्ड्स नहीं याद करेंगे बट ये वाले वर्ड्स आने चाहिए। इनमें से 19th इंपॉर्टेंट नहीं है, 20 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, 18 तक सब इंपॉर्टेंट है। ट्राई करना पूरा करने का। कितना टाइम चाहिए? 38 हो रहा है, 7 मिनट्स।
22 है, एक सेकंड। अभी मैं तुम लोगों का ऑफ ही रहेगा कभी। क्या क्या मैच फॉलोइंग मॉक क्या कोई ने तो नहीं। ब्रो तुम लोग करते क्या उसके लिए ना, जरा मतलब क्या है इतना क्यों नहीं हो पा रहा? सब लोग सब इतना क्यों है कि 2 घंटे नहीं निकल पा रहे हैं? तुमने घर नहीं, बट तुम इमेजिन करो ना, लाइक 6 पे मानो तुम्हारी क्लास खत्म हो जाती है, इवन तुम अपने दोस्तों के साथ चिल करते हो, मैक्स 1 घंटा लगेगा, तुम घर आते हो 8 बजे, तुम सोते हो 10 बजे तक, तुम खाना खाते हो 11 बजे, तुम 1 घंटा तुमने इंस्टाग्राम पे चला लिया मान लो, 12 बज गए, अभी भी तुम्हारे पास पूरी रात है, उसमें भी 2 घंटे क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? बताओ, सब लोग मुतैया करके क्या स्केड्यूल, ऐसे नहीं हो पाएगा। फिर देखो प्रॉब्लम ये होगी, इधर उधर भटकोगे, लेलॉयड वाले इधर लेलॉयड में चले जाओगे, जो दूर में इधर इधर कॉलेजेस है वहाँ चले जाओगे, फिर जब कंपटीशन होगा, इवन तुम डिबेट में अच्छे हो, इवन तुम लड़ाई में अच्छे हो, मूड कॉम्पिटिशन्स में, तुमको वो प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं लड़ाई करने को, तुमको बाहर कॉम्पिटिशन में भी भेजने को नहीं मिलेगा। कहाँ पे करोगे? एलयू में कॉम्पिटिशन्स करोगे, बीएचयू में आ जाओगे, जो भी तुम्हें करना है। इवन तुम बहुत कैपेबल हो, तुम्हें कंपनीज नहीं हायर करेंगे, क्योंकि वो जितनी उनकी पोजीशंस मान लो 30 हैं, फिल कर चुके होंगे टॉप एनएलयूज के बच्चों से। इस वजह से इंपॉर्टेंट है एनएलयू का टैग, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना। करो मैच द फॉलोइंग करो। इवन नहीं किया तो अभी तो तुम्हें करना पड़ेगा, अभी बच्चे 2-2 मॉक लगा रहे होते हैं अक्टूबर में। मैं एक को मेंटर करती हूँ, एली का है, हमारी सैटरडे संडे रोज सेशन होते हैं, वो भी हर डे 2 मॉक लगा रहा है। तो टेक्निकली हम इसके 6 मॉक एनालाइज करते हैं सैटरडे संडे बैठ के, दिमाग लगता है। तो वही मैं कहती कि दो दो मॉक भी ज़्यादा है, पर डे के हिसाब से उसे करना नहीं चाहिए। बट उसने जुलाई अगस्त सितंबर में कुछ भी नहीं किया था, लाइक वो पूरा ब्लैंक, उसने अक्टूबर में पढ़ना स्टार्ट किया है, तो वो उस हिसाब से कर रहा है। करो मैचअप्स करो, अगर नहीं भी आ रहा तो तुक्का मार के देखना, ट्राई करना तुक्के से हो जाते हैं इसमें, ये सब प्रैक्टिस के लिए है। और करियर लॉन्चर का लगा लेना मॉक, पता नहीं क्यों बट लास्ट ईयर जो क्लैट का पेपर आया, उसमें एक पैसेज पता नहीं करियर लॉन्चर का एग्जैक्ट प्रॉपर उठा के दिया था, लीगल एज लीगल रीजनिंग में। पता नहीं कुछ दिक्कत तो थी पिछले साल वाले पेपर में। करियर लॉन्चर के मॉक्स मॉक्स हर जगह के लगाओ, रैंक फाइंड आउट करो, वो अपनी रैंक रिलीज करते हैं, जिसमें बच्चों का नाम नहीं होगा ऑब्वियसली, बट आईडी स्कोर होता है। मान लो तुम्हारे भी रूम में स्कोर आया है 54.5, तो अक्टूबर में पेपर टफ ही मिलेगा तुम्हें, वो तुम्हारा मोरल डाउन करने ताकि तुम पढ़ना स्टार्ट करो एटलीस्ट। जुलाई वाले पेपर्स इजी होते हैं ताकि तुम्हारा अप हो कि हाँ तुम पढ़ना कोशिश करो, वही तो कह रही हूँ। अगर अभी नहीं लगाया तो नवंबर के जो मॉक्स देखोगे ना, एलए के भी, तुम्हारी किडनी तुम्हारे हाथों में आएगी। एक मॉक में तुम्हारा स्कोर चला जाएगा 85, दूसरे में तुम्हारा आ जाएगा वापस 53। मैं बता रही हूँ ना, मेरा मैक्सिमम जो स्कोर गया था 85, ठीक है, 85 से डायरेक्ट 52 पे आया। क्या? नहीं नहीं नहीं, वो ऑनलाइन वाले बता रही हूँ, वो वाले बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स को दिखाना होता है कि वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन में भी एक सेकेंड टाइम का सोल्यूशन आ जाता है, ऑप्शन है दोबारा एग्जाम देने का, एली वाले उसमें आ सकते। हम लोग भी इसी बात पे कहते थे कि सर 120 में से 117, 116, 115 आ रहे बच्चों के, 107, 106 भी आ रहे हैं, सर भी यही कहते थे कि करते हैं, नीट और आईआईटी में भी यही होता है। मेरा खुद का कजन है, कजन से सुसाइड किया था, उसका भी यही सीन था, वो चिल करता था, मतलब आई थी, बट वो बताता था कि लाइक यही सीन ही है कि वो ऑनलाइन दोबारा देता था, एक फॉल्स की मतलब मैं अच्छा हूँ। मैं बोलता भी था कि मैं कर लेता हूँ, आंसर तो याद हो जाता है ना, प्रैक्टिस तो हो गई बस, ठीक है, बताते हैं पेरेंट्स को बताने के लिए, बट ऐसा होता नहीं है। तुमको वो प्रेशर झेलना है कि बस पेपर डू और डाई वाला सिचुएशन है, और यहाँ पे तुम तब भी घर में तुम्हें शोर वोर नहीं होता है, वहाँ पे तुम्हारे हाथ मार्क भी करते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन में तब भी कंफ्यूजन रहता है। तो वो जो हाथ कांपने वाला सिचुएशन है, या जब बहुत लंबा पैसेज होता है, तुम 200% डिस्ट्रैक्ट हो गए कहीं ना कहीं पेपर पे, 3-4 बार हो गए, गाने आएंगे मन में, रिलेशनशिप्स, एक्स, फ्यूचर सब आएगा, खाने का भी आएगा, जितना तुम नहीं सोचते प्रॉपर मॉक के देते के टाइम की तुम्हारा जितना मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जितनी ओवर थिंकिंग है वो आती है,
उसको कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। अगर कोई पैसेज नहीं हो रहा है, तुम्हें सोचना है कि मैं इसको दोबारा पढूं कि नेक्स्ट पैसेज पे जाऊं। तो तो अभी तो कह रही हूँ प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, लीगल लंबा से लगता है क्योंकि इसकी लैंग्वेज समझने में भी टाइम लगता है। एक बार पढ़ने की आदत पड़ गई। जीके को 15 मिनट क्यों? 7 मिनट भी क्यों लग रहा है जीके में? नहीं देखो मैं बता रही हूँ ना, मेरी जीके खराब थी, मैं पैसेज रीड करती थी। बट तब भी तुम्हें देखना पड़ेगा तुमसे सीआर हो रहा है कि नहीं। तुम लोग सीआर को इग्नोर करो, मैं भी इग्नोर करी हूँ। कल आज मेरे को पता था सीआर पढ़ाना था, बट मैं कुछ करा नहीं आज सच। कल सीआर करेंगे, आज कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल भी विल ट्राई खत्म हो जाए। कल सीआर करेंगे। सीआर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने टॉपर्स हैं उनके सीआर की वजह से ही रैंक आई है, क्योंकि इंग्लिश सबको ईजी लगती है। तुम्हें कोई बंदा नहीं मिलेगा कि मेरी सीआर अच्छी और इंग्लिश टफ है। ये कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। बच्चे यही कहोगे कि मेरी एलआर है और मेरी इंग्लिश है, जीके भी हो जाती है, क्यूटी और सीआर फक्ड अप है। इवन सीआर फक्ड अप नहीं तो बच्चों के सीआर में बहुत अच्छे नंबर आ भी नहीं रहे हैं, एवरेज एवरेज आ रहे हैं और पैसे सबके छूट रहे हैं। तो पैसे छूटेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल मत करना, ये बिल्कुल मत करना। कर ले एलपीटी में, बच्चों को होता भी नहीं है, खरीदना पड़ता है ना लेके बच्चों को फिर टैबलेट देके। मैं लेके थी, मेरे को टैबलेट देके खरीदा है। मैं नहीं हूँ एलपीटी की, खरीदते हैं। बच्चों ने वहाँ पे सिर्फ मॉक सीरीज लिए हैं, वहाँ के खुद के बच्चे नहीं हैं। एलपीटी में क्या सीन है, एक दो टीचर्स बहुत अच्छे हैं जिनको मैं इंस्टा पे फॉलो भी करती हूँ, लाइक प्रॉपर पर्सनली जानती हूँ। वो नहीं पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वो प्रॉपर जोधपुर वाले सेंटर चले गए हैं, वहाँ से ऑनलाइन सेशंस ले रहे हैं। वो कभी कभी आ जाते हैं शक्ल दिखाने के लिए। तो द पॉइंट इज कि एलपीटी की आई थिंक 60K में देता है, जो उसका फ्लैट का है 60,000 लगता है ना। कितना हो गया? हाँ। अरे वो लिखा हुआ है। बार्गेनिंग नहीं करते होगा तुम लोग? होती है। तुमने सर से बात नहीं करी? सर तो बहुत बड़े प्रॉपर वाले बिजनेसमैन है। उनका। हाँ, मेरे को 12 की परसेंट देख के ही बताया था। इवन यहाँ पे भी तुम ईडब्ल्यूएस दिखा दो और 12 की परसेंटेज दिखा दो। इवन पिछले साल का अगर तुम्हारा क्लाट का स्कोर ओकेश था तो तुम्हारे नहीं थे। अब पॉइंट मेरा ये है, तुमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, तुमने ओएमआर फिल कर लिया। ये होता है वहाँ पे कि तुम जब फिल कर रहे हो फिल कर रहे हो फिल कर रहे हो, वो भी नहीं करना है तुम्हें। मैं मेरा क्या ओएमआर करने का था, मेरे को चाहिए होता है ब्रेक। तुम्हारा दिमाग है, तुम पानी पी नहीं सकते, 2 घंटे का टाइम है, तुम पूरा नहीं सॉल्व कर सकते, तुम्हें 2 मिनट सेकंड 1 सेकंड बीच में ब्रेक चाहिए होता है जहाँ पर तुम्हारे माइंड को रिलैक्स हो। इससे बेटर है कि तुमने मान लो ये क्वेश्चन पेपर तुमने 2 साइड कर लिए, या तुमने एक पैसेज 2 पैसेज के मान लो 8 क्वेश्चन कर लिए, एक पैसेज में अगर 4 क्वेश्चन भी हैं उसको करो। 2 पैसेज के बाद तुम्हारे पास एटलीस्ट 3 सेकंड का ब्रेक होगा, माइंड को अच्छा लगेगा। उस सर्किल फिल करो, एंजॉय करो आराम से, प्रॉपर अच्छे से फिल भी हो जाएगा। क्या होता है जब लाइन से करोगे तुम, हो सकता है कि तुमने एक कर नंबरिंग में गलत हो गई, एक गलत हुआ नंबर तो नीचे के सब गलत हो जाते हैं। और ये हुआ है लोगों के साथ। इसीलिए प्रैक्टिस करनी है, इसीलिए मेरा मैं जब बोल रही हूँ कि रोज मॉक लगाना है, इसका मतलब ये भी कि तुम्हें रोज ओएमआर भी प्रिंट कराना है, फिर सर से ले लो, उसको फिल करना पड़ेगा। और उस दिन के लिए प्रिपेयर रहना। एक बात और है, जो क्वेश्चन पेपर होता है वो पॉलिथिन जो तुमने दिया है ना, लास्ट टाइम किसने दिया था पेपर क्लैट का? किसी ने नहीं दिया, तो वो पन्नी में देते हैं। ठीक। वो तुमसे 2 ही घंटे में एक्सपेक्ट करेंगे कि तुमसे खोलो। ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम होशियार हो, तुम 2 घंटे पहले से खोल के रखो। मैंने खोल लिया था, अलाउड नहीं है, बट कौन देख रहा है? बच्चे पेन का ढक्कन खोलेंगे, प्रॉपर पन्नी वन्नी काटेंगे। एक आराम से होता है, बैठे रहो। मैं बस टाइम होता है पेपर देने का, एक 5 मिनट में दे देते हैं वो। या तो तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है कि तुम सर के बिल्कुल सामने बैठे हो, मान लो नहीं है ये, ट्राई कि पन्नी खोल लो, उल्टा रखवा देते हैं। ठीक है। फिर जब जैसे बेल बजती है तुम्हें तुरंत, बच्चे तुम तुरंत देखोगे पेन प्रॉपर खोलेंगे, पन्नी वन्नी फाड़ेंगे। तो एक्ट स्मार्ट, पहले से खोल के रखो। मैंने खोल लिया था, भले ज़्यादा कुछ कितना फ़ायदा हो जाएगा 30 सेकेंड्स का, बट तब भी स्टार्ट अच्छी होती तो तुम्हें अच्छा लगता है कि मैं सबसे पहले स्टार्ट हो गया। क्योंकि उसमें भी तुम्हें फिल तो करना पड़ेगा ना, जो तुम्हारा आईडी नंबर है, साइन वगैरह। फिर एक शीट सर्कुलेट होती है, उसमें भी तुम्हें साइन करना होता है, डिस्टर्बेंस होगा वहाँ पे। इस वजह से कह रही हूँ। तो ये सब तब आएगा
तो प्रैक्टिस होगी पहले से, तो मैंने पहले बता दिया, तो मैं सर भी बता देते, पता नहीं, मैं तो बता देती पन्ने खोल लो पहले से। बट OMR प्रैक्टिस करो रोज। क्या होता है ना, सर्किल फिल करने का भी एक होता है कि कभी कभी सर्किल से बाहर चला जाता है। ये भी हुआ है लोगों के साथ कि सर्किल सही से फिल नहीं किया। वो सब अभी से कर लो, एक लकी पेन बना लो, जो नंबर आ ही रहे हैं। लकी पेन भी होता है लोगों का, मेरा भी था। सस्ते पेन ट्राई करो, पता नहीं काम कर जाते हैं। और सस्ता वाला आई थिंक, पता नहीं, यूज एंड थ्रो वाला जो सस्ता वाला पेन होता है, बहुत अच्छा काम करता है। ये हुआ मैचअप हुआ, अच्छा बताओ। अकॉम्प्लिस, अकॉम्प्लाइज क्या कहते हैं, जो भी है, ये पार्टनर इन क्राइम होता है। वन का ओ होगा। अकॉम्प्लिस मतलब पार्टनर इन क्राइम। किसी भी वर्ड में अगर ACC आ रहा है, इसका मतलब होता ही है साथ में। एडमिसिबल तो आना चाहिए जरा। देखो एडमिशन, एडमिसिबल में वर्ड आ रहा है एडमिशन। एडमिशन तब होता है जब आप किसी की एंट्री अलाउ करते हो, किसी को आने देते हो। यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन से मैच करे, वो है ऑप्शन S, नॉट E। ई क्या है? S देखो ना, अलाउड। एडमिशन जब आप कर रहे हो, किसी की एंट्री अलाउ कर रहे हो। अगर मैं बोलूँ कि ये प्रूफ एडमिसिबल है, हो सकता है कि तुम्हारे पास आए जो BNS नहीं, जो इंडियन एविडेंस एक्ट, अभी जो भारत नहीं, अ, कौन सा उसका नाम क्या हुआ है, एविडेंस एक्ट का क्या है, साक्ष्य अधिनियम। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उन्होंने अलाउ किया है, ठीक है, उसकी भी जो फ्रेजियोलॉजी होगी वो यही होगी कि नाउ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का जो प्रूफ है दैट इज एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। LEB। तुम लोग क्राइम वाले ड्रामा वगैरह नहीं देखते थे क्या? तो क्लैट करने की इच्छा क्यों हो गई जब मूवी नहीं देखी, सीरीज नहीं देखी? तो ऐसे ही जज बनना है क्या यहाँ पे? किसको किसको जज बनना है? LEB मतलब यही है कि अगर मेरे को किसी क्राइम से बचना है तो मैं बोलूंगी कि मैं क्राइम सीन पे थी नहीं। आई थिंक यही होता है, देख ले रहे हैं। 3 का होगा K, एल्सवेयर। ये बहुत अच्छा डिफेंस होता है, तुम पे आए मर्डर का केस और तुम ये प्रूफ कर दो कि देखो जब मर्डर हुआ तो मैं कहीं और था, और वो कैमरे में भी आ जाए कि हाँ वो इंसान वहीं था, तो तुम आसानी से बच जाते हो। आर्सन। कौन सा? जी ना? हाँ ठीक है। आग ही होती है आर्सन मतलब। तो जब आप जानबूझ के कोई बिल्डिंग या हाउस जला दो, दैट्स आर्सन। ब्लास्फेमी। कौन सा? नहीं। देखो ब्लास्फेमी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्लास्फेमी तब होता है जब आप किसी रिलीजन या गॉड की डिसरिस्पेक्ट करते हो। ब्लास्फेमी क्लैट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्ट ऑफ शोइंग डिसरिस्पेक्ट, ब्लास्फेमी। T। 6 वाला इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट तभी देख लेते हैं। कॉडेसल मतलब होता है J, जब आप में कोई विल हो और आप उसमें कोई चेंजेस कर रहे हो, जब उसमें कुछ एडिशन कर रहे हो वो। कॉन्डेम 7th वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं। ये वर्ड कॉन्डेम तुमने देखा होगा। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अलग है, कॉन्डेम अलग है। देख लो, ये इस रिटन कमांड टू अ पर्सन टू अपीयर इन अ कोर्ट, नहीं। रिटन कमांड के जस्ट बगल में देखो समन लिखा है। बोला समन मतलब एम्बेजलमेंट, ऑप्शन 8। नहीं, वो तो कंडेम था। एम्बेजलमेंट तब होता है जब आप जब गवर्नमेंट, आई थिंक गवर्नमेंट वाला होगा इसका, देख लेते हैं। नहीं नहीं, मेरा भी गलत है। इसका F होगा। क्राइम ऑफ स्टीलिंग द फंड्स और प्रॉपर्टी ऑफ एन एम्प्लॉयर। मान लो तुम्हें किसी ने एम्प्लॉय किया है, तुम्हारे बॉस हैं, और तुमने फ्रॉड एंड जो भी धोखाधड़ी करके तुमने अपने बॉस की प्रॉपर्टी भी छीन ली, तुमने अपने बॉस का पैसा भी छीन लिया। दिस इज ऑप्शन नंबर F। F। एम्बेजलमेंट का F है। क्राइम ऑफ स्टीलिंग द फंड्स और प्रॉपर्टी ऑफ एन एम्प्लॉयर। फिर ये एक्सकल्पेट, आई डोंट थिंक इंपॉर्टेंट है, ये मैंने भी नहीं देखा है।
अगर ये मान लो आता है तो तुम ऐसे देख लेना कि कल्पेबल होमिसाइड होता है। कल्पेबल होमिसाइड तब होता है जब आप बहुत ज़्यादा जानबूझ के नहीं करते हो। जब आप कोई चीज़ जानबूझ के नहीं करोगे तो आपको गिल्ट भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी देखना, सजेस्टिंग एब्सेंस ऑफ गिल्ट और फॉल्ट। और ऐसे भी तुम लोगों ने कल्पा मियाँ देखी है क्या, एक मूवी है माई फॉल्ट करके, है ना? तो कल्पा मतलब ही फॉल्ट होता है। किसी वर्ड में अगर कल्पा आ जाए तो फाइन कि कहीं तुम्हें मीनिंग में फॉल्ट दिख जाए। ठीक है। एक्सप्रोप्रिएट, एक्सप्रोप्रिएट का ई होगा जब गवर्नमेंट लॉफुली ओनर का जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको पब्लिक यूज़ के लिए लेती है। ये तब भी हो सकता है जब हाईवे को एक्सटेंड करना होता है तो जो नियर बाय हाउसेज होते हैं उनको गवर्नमेंट पैसा दे देती है और उनका घर काट देते हैं लोग। ये प्रॉपर मीनिंग के साथ। पता है नोट से बेटर ये तरीका है कि तुम निमोनिक बना लो। वो एक टेक्निक होती है, जैसे वर्ड अभी तुमने देखा तुम्हें अभी याद हो जाएगा। जैसे कि कल पेट पे थे, ठीक है, ये तुम्हें अगर मैंने बता दिया कि कल्पेबल होमिसाइड में कल्पेबल में गलती, तुम्हें गिल्ट नहीं, तो वो वर्ड ऐसे ही तो तुम्हारे नोट्स आएगा, कल्प इज इक्वल टू फॉल्ट, नो गिल्ट। शॉर्ट नोट्स याद हो गया, मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे ऑप्शंस होगा, ऑप्शंस होंगे वहाँ पे, तुम्हें बस कीवर्ड स्ट्राइक करना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं एक्सप्रोप्रिएट, तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट तुम्हारी प्रॉपर्टी छीनती है और पब्लिक यूज़ में दे देती है। तुम इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारी एक्स हो गई। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने तुम्हारी प्रॉपर्टी ले ली। तुम्हें ऐसे याद हो जाएगा वो। फिर आता है हियर से, 11th वाला। हियर से मतलब होता है ऑप्शन एच, इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अदर्स डज नॉट हैव डायरेक्ट नॉलेज ऑफ हिज ओन। अब तुम यहाँ पे कह सकते हो हियर से में कि मैंने ये सुना कहीं से फिर बोला। हियर से तुमने पहले हियर किया फिर तुमने बोला, तो तुमने इधर उधर से चीज़ें सुनी है फिर तुम बोल रहे हो तुम्हें खुद का कोई आइडिया नहीं है। तो अब अगर मैं तुमसे इन तीनों वर्ड्स की मीनिंग पूछूंगी तो मैं ऑलरेडी याद हो गया है। तो कोशिश करो कि ऐसे ही तुम लोग अपना कुछ ट्रिक्स एंड हुक्स करके वर्ड्स को ऐसे याद कर लो ऑन द स्पॉट, बाद में से रिवाइज हो, टाइम बचेगा। इनक्रिमिनेट, हाँ ये वही है बट ऐसा क्यों है मेरे को नहीं पता इनकल्पेट मतलब क्या होता है। वो इनकल्पेट नहीं पता ना। इनकल्पेट मतलब होता है जब आप किसी को एक्यूज करते हो, ब्लेम करते हो कि आपने कोई काम गलत किया है। इनक्रिमिनेट होता है जब तुम किसी को क्रिमिनल क्रिमिनल बोल रहे हो कि तुमने गलत किया है, तुमने गलत किया है। तो इनकल्पेट मतलब है कि तुम कह रहे हो कि हाँ तुम्हारी फॉल्ट है, तुम इन फॉल्ट ला रहे हो, इनकल्पेट ला रहे हो। 12 का एल होगा। तो इनक्रिमिनेट ऐसे याद कर सकते हो कि तुम इन ला रहे हो क्रिमिनल को, तो तुम कह रहे हो कि तुम क्रिमिनल हो, तुम वो दाग ला रहे हो कि तुमने गलत किया है। परजुरी 13, नहीं। परजुरी वो होती है जब तुम्हें वो जज ओथ नहीं दिलाता है कि तुम जो भी बोलोगे, और उसमें लोग झूठ बोलते हैं। हाँ, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जब तुम ज्यूरी के सामने बैठे हो और तब भी तुम्हारे पास पते हैं, तुम उड़ रहे हो आसमान में। क्यों? क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो, हवा में उड़ रहे हो। ठीक। पेरोल 14, पेरोल तब होता है, हाँ, जब कोई कन्विक्टेड क्रिमिनल था, उसका सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन उसको रिलीज अलाउ हो गई। ये मैंने वर्ड पहली बार संजू मूवी में देखा था, उसको पेरोल मिली थी मूवी के लिए, शूट हो रही थी जब, मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें वो बोलता है कि पेरोल मिल गया था, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या होता है, ये लोग तुरंत माफी मांगने लगते हैं कि हाँ मेरी गलती थी। और क्यों मांगने लगते हैं? ताकि जब, आई डोंट नो, ताकि जब पनिशमेंट मिले तो थोड़ा सा कम हो जाए कि हाँ इन्होंने अपनी गलती मान ली है, अच्छे आदमी। सेल्फ इन 16, तुम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स करे हैं, आर्टिकल आई 2 होता है जिसमें लिखा होता है जो कि उसमें होता है कि आपको सेल्फ इंक्रिमिनेशन करना अलाउड नहीं है। मतलब कोई भी पुलिस ऑफिसर आपको खुद के अगेंस्ट गवाही देने को मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन उसमें यह था कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 आवर्स के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। और
23-24 क्या होता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ करेंगे करेंगे, बट अभी सेल्फ इंक्रिमिनेशन वहीं आया था, मैंने वही पढ़ा था कि आप कोई खुद के अगेंस्ट विटनेस करने को नहीं फोर्स कर सकता। समन्स 17th। हाँ, उस बगल में देखना क्या लिखा है समन के बगल में। कमांड आता है आपके घर पे लेटर या कोर्ट के थ्रू कि आपको यहाँ पे आना है। इन लोगों में से कोई सीवीटी नहीं दे रहा है ना, तो तुम्हें मार्क्स याद करने की इंपॉर्टेंट लाइक नहीं है, नहीं पूछा जाता। गेस करना है तो कर लो। ऐसे आइए, बेसिकली तब होता है जब तुम बहुत बदतमीज, लेकिन हम दो में क्या, ऑप्शन एम देखना, अ क्राइम ऑफ बिट्रेइंग वंस ओन कंट्री, जो टाइगर में होता है। एनीवे 19th, पोलस इनकैपेक्स। इनकैपेक्स से एक वर्ड याद आ रहा होगा, कैपेबिलिटी। इसका डी वाला देखा, इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट। ये क्वेश्चन, ये जो वर्ड आता है तब आता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन होती है कि पार्टीज दो से ज़्यादा होनी चाहिए, लाइक एक सॉरी होनी चाहिए। और सेकंड है डॉलर्स इनकैपेक्स, पार्टीज के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो कंसेंट दे सकती हैं कि नहीं, वो कैपेबल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का। उसमें वर्ड आता है कि इनकैपेक्स नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे कैपेबल अपने कंसेंट देने के लिए। 20 वाला छोड़ ही दो, इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल, बट इसका मतलब होता है टू बी कन्विक्टेड। देखो ऑर्डर फॉर इज कन्विक्ट तो लिखा ही है, तो ये ऑप्शन एन हो जाएगा, टू बी कन्विक्टेड। इसमें जो कुछ बहुत बेसिक से वर्ड है, एलिबी, अकॉम्प्लिस, ब्लास्फेमी, कंडेम, ये वाले वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। हियर से इंपॉर्टेंट है, पर्जुरी, पैरोल इंपॉर्टेंट है, समन्स इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पे आते हैं, कुछ बस बचे थे, फिर कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं। ये बता दो असॉल्ट और बैटरी में क्या डिफरेंस है, ये हमने किया है, टॉर्च में किया था, बताओ। ठीक, बट क्राइम में क्या होता है, थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती है। इसमें क्या होता है, अगर मैं असॉल्ट की बात करें तो पहली बात कि जो एक्यूज है, ये तो होगा कि पहली बात तो एक्यूज नहीं किया हो और कोई एक काम ना हो। दूसरी बात है कोई एक ऐसा जेस्चर या साइन होना चाहिए जो कि डर किसी के अंदर करवा सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि डायरेक्ट होना चाहिए जो भी हमारे पास विक्टिम है, मतलब विक्टिम जो है या तो उसके सामने हो, मतलब बिल्कुल उसके जस्ट सामने होना चाहिए, जो आप जो भी अपना साइन या जेस्चर कर रहे हो, इट शुड बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ द विक्टिम। ऐसा नहीं होगा कि मैं कॉल पे हूँ और मैं अमेरिका में हूँ, तुम इंडिया में हो, और मैं तुमसे बोल रही हूँ कि मैं तुम पे पानी फेंक दूंगी, दिस इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल, या फिर तुमसे मैं चाकू से मार दूंगी क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ। फोर्थ ऑप्शन ये होता है कि एक्यूज के अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए वो जेस्चर या साइन सच में परफॉर्म करने की, विक्टिम को लगना चाहिए कि हाँ ये सच में ऐसा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक केस था जिसमें जेड हॉस्पिटल बेड में है, उसके बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए हुए हैं, वो चल भी नहीं सकता, और वो नर्स को थ्रेटन करता है कि मैं आके तुमको बहुत तेज़ मारूंगा अगर तुम मेरे लिए स्वीट्स नहीं लाओगी। तो क्या ये असॉल्ट हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि उस आदमी के फ्रैक्चर्स है, वो उठ के चल ही नहीं सकता और मार भी नहीं सकता। ये टेक्निकल सवाल आते हैं, अगर ये क्लास में क्वेश्चन आएगा तो ये तुम्हें थोड़ा सा इमोशनल करेंगे। नर्स बेचारी, उसके हाथ कांपे, उसे लगा उसके साथ असॉल्ट होने वाला है, इस चक्कर में उसने शिकायत वगैरह कर दी, कंप्लेन वगैरह कर दी, ठीक है। तुम्हें लगेगा हाँ उसके साथ असॉल्ट हो गया, उसको मार के आने वाला है, बट यहाँ पे एक डिटेल ये मिस हो जाएगी, फैक्चुअल डिटेल, कि उसके हाथ पर फ्रैक्चर है, ठीक है। क्या हो सकता है कभी कभी, हाँ ऐसे ही होता है बेसिकली, ठीक है, ये ट्रिकी कर देते हैं थोड़ा सा। फिर बैटरी, हाँ मतलब असॉल्ट के बाद बैटरी आता है जब आप प्रॉपर फिजिकल फोर्स यूज़ करते हो। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट स्किन टू स्किन इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसा कुछ भी जिससे आपकी बॉडी को डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है वो भी बैटरी में आता है। इसमें 3 महीने की जेल होती है, वो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है। ये वाले क्वेश्चन सही जा रहे हैं ना, शादी डाइवोर्स और डाउरी वाले, ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं हो रही। ये मत गलत करके आना, अगर लीगल रीजनिंग बहुत लंबा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। शादी वाले निपटा लो, टॉर्च वाले निपटा लो, फिर क्राइम वाले निपटा लो, कॉन्ट्रैक्ट वाले निपटा लो, अगर नया वाला नहीं हो पा रहा है। अभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, आई थिंक बस यही टॉपिक बचे, विल स्टार्ट विद कॉन्ट्रैक्ट ओनली। क्या? नहीं, बट मेरे को लगा हो रहा है तो मत करो। देखो शादी वाला क्या होगा, शादी वाला पर्सनल लॉज में आएगा, जब तुम हिंदू वाला एक्ट पढ़ेंगे, मुस्लिम वाला एक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि वो वैसे ही देते हैं कि मुस्लिम मैरिज एक्ट में इतना इतना लाउड है, और फिर तुम्हें सिचुएशंस भी ऐसे देते हैं कि ए हिंदू है, बी मुस्लिम है ना, तो उसके लिए पर्सनल लॉज में जाना पड़ेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आता है। तो जब हम वो करेंगे तब हम उसी में डिस्कस करेंगे। डाउरी डेथ में इतना होता है कि अगर डेथ किसी के हस्बैंड या रिलेटिव से कॉज हुई है। सेकंड कंडीशन होती है कि डेथ अकर ड्यू टू अननेचुरल सर्कमस्टेंसेज। अननेचुरल सर्कमस्टेंसेज है कि मान लो उसने डाउरी नहीं दी थी, उसका पति उसको मारता था,
बट औरत की डेथ हो गई हार्ट अटैक की वजह से, तो ये नेचुरल डेथ हुई, ठीक है, कोई मैं तुम्हारे हार्ट अटैक नहीं दिला सकती हूँ। बट अगर मैंने तुम्हारी अननेचुरल डेथ करी, जला के, टांग के, कुछ लोग मार ही देते हैं गंदा वाला, मार मार के लोगों की डेथ हो जाती है, वो अननेचुरल ऑफेंसेस होते हैं। जब तुम्हारे पैसेज आएगा वो डिफाइन करेंगे अननेचुरल ऑफेंसेस क्या होते हैं, और उसको एग्जाम्प्लीफाई करेंगे कि डेथ बाय फायर, स्ट्रैंगल एंड ऑल, तुम्हें उस चीज़ को अंडरलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि 7 years ऑफ मैरिज के अंदर होना चाहिए। तो कल को तुम्हें 7 साल बाद कोई पति तुम्हें मार डाल रहा है, तुम डाउरी के लिए नहीं क्लेम कर सकते। पता नहीं क्यों लगाया है, बट ठीक है। और यहाँ पे होता है कि women बीइंग सब्जेक्टेड टू हैरेसमेंट और क्रूएलिटी, तो जरूरी नहीं कि वो औरत मरी जाए, या फिर इनको प्रूव करना होता है कि देखो उसके साथ हैरेसमेंट पहले से हो रहा था। ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत हैप्पी मैरिज थी, अचानक से पति को दौरा पड़ा कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए फिर टिक। ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऐसे केसेस में कंटिन्यूस हैरेसमेंट होता है। वो पहले प्रेशर करके डाउरी दो डाउरी दो डाउरी दो, फिर जब नहीं आएगा बहुत, आई डोंट नो व्हाट क्या हो जाता है, बट फिर हो जाता है, ठीक है। एडल्ट्री इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखी, ये तो पता होगा। ये क्या होता है बताओ। हाँ, हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, बट ये काफ़ी जेंडर पार्शल है आईपीसी में। इसकी डेफिनेशन पढ़ना, whoever has a sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent of that man, such uh, sexual intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of the offense of adultery and shall be punished with imprisonment of a term जो कि 5 साल या फाइन तक भी एक्सटेंड हो सकता है। तो तुम्हारी शादी हुई हो या ना हुई हो, तुम्हारा अगर किसी ऐसी औरत के साथ अफेयर चल रहा है जो कि मैरिड है, और तुमने उसके पति से कंसेंट नहीं लिया है, कल को पति कंसेंट दे दे कि तुम एक बीवी के साथ जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे उसके पति ने कंसेंट नहीं दिया है और वो पति एडल्ट्री का केस लगाता है, तुम लायबल हो। वो लायबल नहीं है। इसमें यही लिखा है कि इन इंडिया एडल्ट्री इज अ वुमेन सेंट्रिक क्राइम, ठीक है, तो वुमेन को पनिशमेंट नहीं मिलती है एज एन अबेटर, ठीक है। और ये जो लाइन होगी, ये जो तुम्हारा एडल्ट्री वाला पैसेज होगा, उसे बहुत हाइड करके देंगे, तुम ये समझ नहीं पाओगे कि औरत की गलती हुई कि नहीं हुई, तो उसको याद ही कर लो, औरत की गलती नहीं होती है, सिर्फ आदमी की गलती होगी, उसने करा भी क्यों, ठीक है, क्योंकि टेक्निकली मैन इज मैन, वही कर सकता है जो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बट एक केस हुआ था जहाँ पे उसने ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस हटा दिया था, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट होता है, हमें जो करना है हम वो करेंगे, ठीक। क्रिमिनल ऑफेंस हटा के इसको एक ऑप्शन बना दिया डाइवोर्स के लिए। तो अगर आदमी को कल को क्लेम करना है डाइवोर्स, तो वो कह सकता है कि एडल्ट्री करी थी, या बीवी भी कह सकती है कि आदमी एडल्ट्री में थोड़ा सा था, तो आई वांट डाइवोर्स, तो तुम्हें तुरंत डाइवोर्स मिल जाएगा। बाकी केसेस में क्या होता है, जब तुम डाइवोर्स के लिए जाओगे तुमसे कहते हैं कि तुरंत तुरंत शादी होती है, तो वो कहते हैं कि 8-9 साल महीने एटलीस्ट स्पेंड करके देखो, जो भी तुम्हारे मीडिएशन राउंड होते हैं। बट अगर तुम्हारा रीज़न ये है कि ये एडल्ट्री कर रहा था, तो तुम्हें तुरंत डाइवोर्स मिल सकता है, तो ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज होता है, ठीक है। एक केस सुनाओ, रिजल्ट लाइक ऑप्शंस बता देना। अगर तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो गई है, उसके सस्टेनेंस में तुम एक और शादी करते हो, तो वो लॉ के अंडर पनिशेबल है, ये प्रिंसिपल है। मिस्टर किशोर एंड मिस शिल्पा मैरिड फॉर द लास्ट 4 years. Miss Shilpa met with an accident and was admitted to the hospital in an unconscious condition. Now 50 days have lapsed and her unconscious condition continues. Doctors say that her survival will be very difficult. Mr. Kishore and Miss Shilpa have a young kid, aged 8 months, whom they like very much. As there is nobody to take care of the child, Mr. Kishore asked his friend, Miss Sandhya, to take care of the kid. She imposed a condition that she will take care of the kid only if he marries her. Under these circumstances, Mr. Kishore married Miss Sandhya. ठीक, options हैं. Miss Sandhya forced Mr. Kishore to marry her. So Mr. Kishore is not committed any offense. Option B, Mr. Kishore was helpless under the given circumstances, so he has not committed any offense. C, Mr. Kishore by marrying Miss Sandhya has committed an offense. D, Mr. Kishore has not committed any offense as the doctors in the hospital have said that Miss Shilpa's survival is difficult. हाँ क्या, और इसमें से गलती है पति की। सी वाला कह रहा है कि मिस्टर किशोर ने मिस संध्या से शादी कर ली, तो वहीं पे ऑफेंस हो गया। हाँ बस यही है, देख लूँ, मैं भी देख लूँ। सी और, अरे बोलो जो बोला था ना, चेंज क्यों कर रहे हो ऑप्शन, तुमने यही बोला था। ए ऑप्शन ये है कि मिस संध्या ने फोर्स किया मिस्टर किशोर को शादी करने के लिए, फोर्स किया उसने, ये ऑप्शन सबसे पहले हटना चाहिए। फोर्स ये होता है कि मैं तुम्हारे सर पे गोली रखी है, क्योंकि देखो यहाँ पे पति के पास ऑप्शंस और भी थे, चाइल्ड केयर वाले लोग होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होते हैं, कि ये पूरा बहाना है कि बच्चे की केयर टेक कर रही थी, फोर्स कर रही थी, मैंने शादी कर ली, शादी ऐसे नहीं होती है। ए ऑप्शन तो तुरंत हटेगा।
अगर कोई रीज़न बता रहा है बी वाला, जैसे कि वो हेल्पलेस था, यहाँ पे इमोशंस आए, कोई भी रीज़न अगर इमोशनल होगा तुम उसको निगेटिव करोगे, क्योंकि लीगल रीजनिंग में इमोशंस कोई रीज़न हो नहीं सकते। ठीक है, तो जब ये कह रहा है कि ही वॉज हेल्पलेस अंडर द गिवन सर्कमस्टेंसेस, गलत हो गया, तो ए और बी ऐसे ही हट गए। डी वाला ये कह रहा है कि उसने कोई ऑफेंस नहीं किया क्योंकि मिस शिल्पा ऐसे भी मरने वाली थी, उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट है, डॉक्टर्स ने कहा है। हमारे प्रिंसिपल्स में कहीं नहीं लिखा है कि अगर पति को लगे उसकी बीवी मरने वाली तो शादी कर सकता है। पॉइंट ये है कि अगर शादी चल रही है तो उस कंटिन्यूएशन में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। 50 दिन हुए थे रह रहे, आई थिंक हार्डली 2 महीने हुए थे, उसमें आपने शादी कर ली तो ये पॉसिबल नहीं, तो ऑप्शन सी हुआ। क्या? हाँ, दूसरी शादी कर ली, तुम्हें कैसे पता? अच्छा, आप दूसरी शादी कर ली, दोबारा शादी करी? हाँ, अच्छा, इसलिए इस केस में मायका स्ट्रांग होना चाहिए, इसलिए डाउरी ज़्यादा देनी चाहिए। सपोर्ट नहीं करी, मजाक था। रिकॉर्ड हो रहा है। आ, तुम्हारी लाइक मैम के पेरेंट्स ने फैमिली पीटने नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ, बड़े अच्छे लोग हैं। शादी से पहले 4 अलाउड है, मुस्लिम थी तो कर सकता है, इसमें गलत क्या है? बट पता है मुस्लिम्स में ये होता है कि वो जो उन्होंने ऑप्शन दिया है 4 शादी करने का, वो इसलिए दिया है क्योंकि जो बहुत रिच लोग होते हैं वो गरीब लड़कियों से शादी कर लेते हैं। हाँ, मतलब वो है ना कि जो मुस्लिम अमीर होते हैं वो गरीब लड़कियों से शादी करके उनकी फैमिली में हेल्प करते हैं, वो इस रीजन से है। बट तब भी वो वैसे भी कर सकते हैं। नहीं हुआ। हाँ, वो नहीं होता जल्दी। उसने करी है ना, कौन है जिसकी 2 बीवियां बिग बॉस में आई थी? हाँ, तो वैसे ही लोग करते हैं, उनको तो मत काउंट करो। हाँ हाँ, उसने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को। ऐसे केसेस भी इंपॉर्टेंट है, अगर पैसेज में आता है कि अगर तुम शादी के बाद पति कन्वर्ट कर जाए और दूसरी शादी कर ले तो क्या सीन होता है। हाँ, लड़की डाइवोर्स दे सकती है। अब तो आप रिलीजन का झूठ बोल के शादी कर नहीं सकते, बीजेपी की गवर्नमेंट है। बाईगैमी, एक से दो, एक से ज़्यादा शादी अलाउड नहीं है, करोगे तो नल एंड वॉइड है, चाहे कोई भी रीज़न हो। एक शादी, ठीक है। डिफेमेशन इंपॉर्टेंट है, इसमें एक इंजूरियस स्टेटमेंट होना चाहिए, हार्म करे रेपुटेशन एंड ऑल। ये प्लेंटिफ का डायरेक्ट मेंशन होना चाहिए एंड ये पब्लिश होना चाहिए। जब हम टॉर्ट्स में बात कर रहे थे उसमें लाइबल और स्लैंडर था। लाइबल और स्लैंडर मतलब ये हो गया कि अगर मैं तुम्हारी लिख के बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, बस फेस टू फेस कर रही हूँ, मान लो मैं तुम्हारे नेबरहुड में रहती हूँ और मैं हर को जाकर के बोल रही हूँ कि ये गे है, गे है, गे है, तो मैं उसकी सेक्सुअल एनाटॉमी को लेके उसका मजाक उड़ा रही हूँ, ठीक है। अगर वो नहीं है तो उसकी रेपुटेशन खराब हो गई, बट वो मेरे अगेंस्ट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टॉर्ट का केस फाइल कर सकता है, बट क्रिमिनल केस फाइल नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पब्लिश नहीं किया, क्योंकि ये हाई लेवल होता है ना, तुम जेल जा रहे हो। तो मैं बोल दूं मजाक में भी तो दोस्त ऐसे ही कर देते हैं एक दूसरे का। हाँ, इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर तुमने पब्लिक सर्वेंट्स की अच्छाई के लिए किया है, कभी कभी गवर्नमेंट कुछ छाप देती है किसी कंपनी को लेके, तो उसका बुरा नहीं मानना होता है। एनीवे, एक ये इलस्ट्रेशन सुनना। ए सेज ऑफ अ बुक पब्लिश बाय जेड, मतलब यहाँ पे क्या हुआ था कि जेड ने एक बुक पब्लिश करी थी और ए ने लिखा कि जेड की बुक फूलिश है, जेड बहुत ही वीक मैन होगा, जेड की बुक बहुत ज़्यादा इनडिसेंट है। तो जेड एक ऐसा आदमी है जो कि बहुत गंदे दिमाग का है, इनडिसेंट माइंड है, इम्प्योर माइंड है, ठीक है। तो अब बताना कि ही इज लाइबल फॉर द डिफेमेशन और नॉट। तो यहाँ पे वो नहीं होगा क्योंकि उसने यहाँ पे अपने बुक को लेके लिखा है रिव्यू, तो यहाँ पे उसकी इंटेंशन देखी जाएगी। हाँ, वो बुक का ले रहा है, तो बेसिकली अगर तुम किसी चीज़ का रिव्यू वगैरह दे रहे हो, ठीक है, जैसे सलमान रश्दी, आई थिंक उनकी कुछ किताबें हैं, आई थिंक वो यहाँ पे अलाउड नहीं है, रिलीजन को लेके लिखा है काफ़ी, वो भी नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल किताबें होती हैं। हाँ, पीके हो सकती है, हाँ पीके हो सकती है। तो वो तुमने केस डिस्कस किया था टॉर्ट्स में, याद हो तो, ठीक है। सेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ये बहुत कंट्रीज में बैन भी है। अ, इसका डेफिनेशन सुना रही हूँ, समझना, ठीक है। हु एवर बाई वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन,
तो सेडिशन तुम बोल के भी कर सकते हो स्पीच में, जैसे कोविड में बहुत जगह दिल्ली में हुआ था कि वो स्पीच दे रहे थे कि गवर्नमेंट ने जानबूझ के ऐसा कराया, कुछ गलत सलत चल रहा है। जब सीएए का सीन हो गया था तब स्पीचेस दे रहे थे वायलेंट कि आप गवर्नमेंट पे पत्थर वगैरह मारो। जब फार्मा वाला भी बिल का प्रोटेस्ट हुआ था तब भी बहुत लोगों के अगेंस्ट सेडिशन पास किया कि ये पब्लिक को बेकार है। ठीक है, तो ये स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। रिटन तब होता है जब प्रॉपर एक मैसेज सर्कुलेट हो जाता है व्हाट्सएप में कि आपको शाम के 6 बजे यहाँ पे मिलना है, हम प्रोटेस्ट करेंगे, हम सबको लाइक प्रॉपर खून खराबा एंड ऑल करेंगे। या यहाँ पे क्या होता है, इसका जो मेन एम होता है ये होता है कि आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट नफरत लानी है लोगों में, उनके अंदर इतना गंदा वाली फीलिंग लानी है कि वो गवर्नमेंट से लड़ें, मिनिस्टर्स के सामने जाकर उन पर पत्थर वगैरह फेंकें। एंड अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप पूरी लाइफ के लिए इम्प्रिजनमेंट में आ सकते हो, इसमें फाइन भी हो सकता है। बट यहाँ पे एक वर्ड है डिसअफेक्शन। डिसअफेक्शन मतलब होता है डिसलॉयल्टी या ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी। यहाँ पे क्या होता है कि बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन के लिए यूज होता है, जब टेररिस्ट अटैक वगैरह हो जाते हैं, बट गवर्नमेंट इसका मिस यूज करती है। मणिपुर वे जो नॉर्थ ईस्ट में भी जो कुछ भी होता है उनमें सेडिशन लगा देते हैं क्योंकि ट्राइब्स के अगेंस्ट बहुत गलत काम हो रहे हैं। वो आता नहीं है। अभी एनएलएस के एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर थी, अभी वो रिसेंटली मरी हैं, उनको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर जेल में रखा था, प्रॉपर उनकी बॉडी वॉडी कुछ काम नहीं करती थी और वो नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स के लिए ही लड़ती थी। बट गवर्नमेंट को ये काम नहीं पसंद था। एग्जैक्टली क्यों? क्योंकि जो कोलकाता है, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी को वोट मिलते हैं जो बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन आता है। ठीक है, क्योंकि वो जब इन्फिल्ट्रेशन आ रहा है तो जो प्रॉपर इंडिया के ट्राइब्स रहने वाले वो कम होते जा रहे हैं, बांग्लादेश वाले ट्राइब्स बढ़ते जा रहे हैं मेघालय मिजोरम में। एंड क्योंकि वहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग भी ज़्यादा होती है तो वो सब एडिक्शन उनका हो चुका है, जो भी चरस एंड ऑल रहता है, उनके पास एजुकेशन वगैरह कुछ नहीं है। और इवन अगर तुम देखो कि जो मिनरल एक्ट, मिनरल बिल लास्ट ईयर का पढ़ा होगा तुमने, उसमें उन्होंने लाइसेंस दे दिया कंपनीज को कि वो प्रॉपर कोल वगैरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो ट्राइब छत्तीसगढ़ वगैरह में रह रही थी, मायोइस्ट कहते हैं, नहीं नासिज्म नहीं, एक कौन सी ट्राइब है, एक प्रॉपर ग्रुप है छत्तीसगढ़ झारखंड में, तुम जा नहीं सकते वहाँ पे। नक्सलाइट्स नहीं, नक्सलिज्म चल, हाँ। तो उनके ट्राइब्स की मैंने अभी रिसर्च प्रोजेक्ट बनाया था, तुम उनकी जब हिस्ट्री देखो उनके साथ टेक्निकली गलत ही हुआ है। उनको जब कुछ नहीं मिलेगा, जब आप उनको खाना पीना कुछ नहीं दोगे, उनकी ज़मीनें ले लोगे, बेसिकली जो ट्राइब्स थे उनका वही था कि वो फॉरेस्ट डिपेंडेंट थे, लकड़ी वगैरह बेचते थे, वो सब इन्होंने ग्रीन वाला में लाया कि आप ये फॉरेस्ट जोन हो गया, ग्रीन जोन हो गया, आप ये पेड़ कट नहीं कर सकते। जब वो लोग पेड़ कट नहीं कर सकते तो वो कुछ कर नहीं सकते, एजुकेशन आपने दी नहीं। अब वो सिटी में भी आते हैं तो आप उनको, एक वर्ड होता है चमार विच यू यूज फॉर द लोअर शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स पीपल, आप वही यूज़ कर रहे हो, तो उनके साथ बहुत हारेसमेंट हुआ। बट हमें क्यों पढ़ रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं कि अब जब वो लड़ाई करते हैं गवर्नमेंट से अपने हक के लिए, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली बात है पढ़े लिखे नहीं है कि वो कोर्ट केस में प्रॉपर लगाएं। तो जब भी कोई आता है गवर्नमेंट का कोई भी उनके अगेंस्ट, वो पत्थर फेंकना चालू कर देते हैं। तो जितने भी ट्राइब्स हैं, व्हाट इज हैपनिंग कि वो सेडेशन में उनको पकड़ पकड़ के जेल में भेज रहे हैं ताकि वो एरिया पूरा खाली हो जाए एंड देन वो डिग अप करके मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरीके से सेडेशन मिसयूज हो रहा है। तो ये बहुत डिबेटेबल वाला टॉपिक, आई थिंक डीवाई चंद्रचूड़ जो भी चीफ जस्टिस हैं वो भी इसको हटाने की बात कर रहे हैं। बट गवर्नमेंट इसको ऑब्वियसली नहीं हटने देगी, क्योंकि आप आराम से बोल सकते हो कि हमारे अगेंस्ट बोल रहा है, लॉयल के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के अगेंस्ट डिसलॉयल है, तो आप उसको हटा देते हो। ठीक है, एक केस है डिसाइडेशन का, वो करते हैं। प्रिंसिपल ये है, whoever by words, signs or otherwise brings into hatred or contempt or excites dissatisfaction towards the government established by the law in India shall be punished with imprisonment for life। ठीक, पार्ट्स ये हैं कि एक पब्लिक मीटिंग है, एक यशपाल रेड्डी है जो कि लीडर है अपोजिशन पार्टी का, और वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि ये जो गवर्नमेंट है जो अभी चल रही है, ये गवर्नमेंट है स्काउंडल्स की, बूट लेगर्स की एंड स्कैमस्टर्स की, दे डिजर्व टू बी अनसीटेड, टीच देम अ लेसन by taking out your swords and shaving their heads off. The government is contemplating to prosecute यशपाल रेड्डी। ठीक, समझ में आया? ऑप्शंस ये हैं, यशपाल रेड्डी is guilty of sedition as his statement would incite people to violence leading to the breakdown of law and order. Option B है that he is guilty of sedition for having made irresponsible and inflammatory statements against the government. Option C है he is not guilty of sedition as he is only exercising his freedom to speech in public. And option D is none of these. A. मेरे को पता है ए और बी में कंफ्यूजन है क्योंकि ये मेरी है, मैंने भी 10 बार क्रॉस टिक किया हुआ है। बी, बी, बी ए बी, बी, बी है। ठीक है, तुमने क्यों ए चूज किया? एक सेकंड, तुम सबने ए को क्यों नेगेटिफाई किया? देखो ए वाले में ये था दैट he is guilty of sedition as his statement would incite people to violence leading to the breakdown of law and order. Option B है he is guilty of sedition for having made inflammatory and irresponsible statement against the government.
तुम्हारा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि सेडेशन तब होता है जब तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसी हेटेड वाली बातें करते हो जिससे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो रहा है। माय पॉइंट इज सेडेशन तभी हो गया तुमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट उटपटांग बोला, भले लॉ एंड ऑर्डर उस पर्टिकुलर टाइम पे खराब ना भी हुआ हो, तुमने बोला कैसे? यहाँ पे ऑप्शन ही गलत हो जाता है। जैसे तुमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ इम्प्लीमेंटरी बोला वहीं पे सेडेशन हो गया। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी तुरंत लॉ एंड ऑर्डर नहीं खराब होता है, बट धीमे धीमे, क्योंकि टाइम लगता है लोगों के बाद में, तुमसे बोलो तलवार लेके खड़े हो तो तुरंत नहीं होगा। ये फिल्टर करना पड़ता है दिमाग में लोगों के मन में कि हाँ आपके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है ब्ला ब्ला। ठीक है, इसका भी होगा, वो होंगे, बट बट प्रिंसिपल में नहीं लिखा था कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हो गया। कॉन्ट्रैक्ट करें तुम लोगों ने? बताना ज़रा मेन इंग्रेडिएंट्स कॉन्ट्रैक्ट के।